सो आज के लेक्चर में हमें जो स्टडी करना है वो एक्चुअली हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो बेसिकली हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, सपोज एक वायर है, ओपन वायर है और इसमें करंट जा रही है। सो इससे करंट से रिलेटेड जितने भी पर्सपेक्टिव थे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, पोटेंशियल से रिलेटेड, वो सारे कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस चैप्टर में? करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। अभी हम इसके मैग्नेटिक नेचर को स्टडी करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक नेचर को स्टडी करने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। मैग्नेट के बारे में हमें डिटेलिंग पता होनी चाहिए। सो यूजुअली क्लास 8th में मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहता है क्लास 8th में। उसके बाद 9th में मैग्नेट के बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं होता है। सो आई गेस जब आप क्लास 10th में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेट का मोस्ट ऑफ द टॉपिक भूल गया होता है। सो हम अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स स्टडी करेंगे। बेसिक्स मतलब मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। सो दो टर्म यूज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए उन टर्म्स को मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो टर्म पहले हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर स्टडी करेंगे। सो चैप्टर का नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, बट पहले हमें क्लास 8th में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, बट यहाँ पर हमें काफ़ी डिटेल में रिक्वायरमेंट होती है। सो हम थोड़ा सा डिटेल में मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अच्छा, मैग्नेट्स की बात करें, सो एग्जैक्टली मैग्नेट है क्या? हाउ यू विल डिफाइन अ मैग्नेट? एनीवन? Substance which attracts magnetic substances like iron, cobalt, nickel. Okay, very good. So basically, if I define the magnet, so it is very simple or straightforward, that a substance which can attract substance of its own type or certain metals. So magnet के बारे में अगर हम बात करें कि exactly magnets मतलब क्या है, so magnet का meaning है, magnet is a substance which can attract certain metals, specific metals. Okay, so substance which can attract certain specific metals, ठीक है। और वो metals क्या हैं? Like, और वो बहुत specific metals है, like iron, nickel, cobalt। ये कुछ specific metals हैं जिनको वो attract कर सकता है। So substance which can attract certain metals like these, and it can attract or repel, it can attract or repel the substances of its own type। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स के साथ ही होगा। अभी एक सब्सटेंस है तो वो अपना सेम टाइप के सब्सटेंस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन मेटल्स को सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा। तो दो चीजें हमने यूज की कि सेम टाइप के मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल भी कर सकता है, बट मेटल्स को स्पेशली ये सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया मैग्नेट का। अगर हम मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया जाता है मैग्नेट को। अगर हम मैग्नेट देखें तो मैग्नेट हमें नेचुरली भी देखने को मिलता है और हम इसे आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम मैग्नेट के बारे में बात करें
तो दो सिंपल से टाइप इसके हो सकते हैं। वो दो सिंपल से टाइप क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, सो नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो काफ़ी जो उनका मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो मैग्नेटिक पावर है। अच्छा, जो आर्टिफिशियल है उसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल मतलब आप समझ गए मैन मेड। सो मैन मेड मतलब हमें जो मैग्नेटिक पावर चाहिए वो हम डिजायर्ड वाली चूज कर सकते हैं। सो वी कैन चूज डिजायर्ड मैग्नेटिक पावर। ठीक है, डिजायर्ड मैग्नेटिक पावर मतलब वेरी हाई मैग्नेटिक पावर भी हो सकती है। सो और वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। ओके, तो ये नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पॉइंट है। अभी नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो नेचुरली जो मैग्नेट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ओर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको नेचर में मिल जाते हैं। सो अगर मैं इनके एग्जांपल वाइज बात करूं कि नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल्स क्या हैं, सो नेचुरल मैग्नेट आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स, ठीक है। सो जो इसका फेमस ओर है दैट इज मैग्नेटाइट, and some stones name they are naturally found magnets, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो आर्टिफिशियल मतलब किसी भी टाइप का हम बना सकते हैं, जिस भी टाइप का हम बनाना चाहें, ठीक है। सो लाइक बहुत फेमस जो है वो 2000 बार मैग्नेट सर या सर आपने अब तक कितना पढ़ा है? जस्ट मैग्नेट के बारे में स्टार्ट किया हुआ है, बेसिक्स, व्हाट इज अ मैग्नेट एंड व्हाट आर इट्स बेसिक टाइप्स। सो बार मैग्नेट की अगर बात करें, लाइक बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, इस टाइप के कुछ फेमस आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। सो अगर मैं कुछ मैग्नेट्स की बात बताऊं, सो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज में आपको पता है मैग्नेट में दो पोल्स डिफाइन किए जाते हैं। या सर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं, ओके, मतलब लाइक आर्टिफिशियल मैग्नेट जस्ट हम देखने वाले हैं इसके बाद कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेटल्स, जिनके पास मैग्नेटिक नेचर है तभी तो ये मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हुए हैं। सो इनको हम डिफरेंट मेटल्स के थ्रू बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं आर्टिफिशियल मेटल, पहले तो हमें मेटल का शेप चाहिए होगा और उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, ठीक है। सो व्हेन सर्टेन मेटल्स आर ब्रॉट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे कैन एक्ट एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। या ओके, फिर स्टील भी यूज कर सकते हैं ना कि स्टील की हाँ बेटा, सर्टेन मेटल्स आयरन है, सो स्टील इज अ जस्ट अ टाइप ऑफ, मतलब आयरन का एक कैटेगरी है, ठीक है। सो स्टील भी यूज कर सकते हैं। सबको ये पता है ना स्टील इज मेड ऑफ आयरन। यस हाँ, आयरन का सो आयरन यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टील भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ टर्म्स हैं लाइक मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो सारी मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके थ्रू हम मैग्नेट बना सकते हैं। सो अगर आपको ये याद हो, इंडक्शन, ये वर्ड आपने कहाँ पर सुना है, चार्जेस में जब चार्जेस में। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में था। ओके, सो सपोज एक चार्ज और एक मेटल है। सो हमने बताया था कि ये मेटल इस चार्ज, सॉरी, ये एक चार्ज इस मेटल पे चार्ज इंड्यूस कर सकता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। द सेम हैपेंस विद द मैग्नेट। अगर ऑलरेडी एक मैग्नेट है और पास में एक मेटल लेके आओगे तो ये इसे मैग्नेटाइज भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन।
सो मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू भी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल मैग्नेट में शेप जो होता है, जैसे अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट कैसा होगा, सो बार मैग्नेट एज द नेम स्टेट्स एक रेक्टेंगुलर बार टाइप का मैग्नेट रहेगा, रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, ये। अच्छा, इसमें दो पोल्स डिफाइन किए जाते हैं, लाइक एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। साउथ पोल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्थ इधर ही दिखाना है, आप चाहो तो इधर पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, वैसा कुछ पॉइंट नहीं है, डिपेंड करेगा कि मैग्नेट में किस तरफ नॉर्थ और साउथ है। सो मैग्नेट को जैसे रख दोगे वैसे ही वो नॉर्थ एंड साउथ का पॉइंट उसमें आ जाएगा। सो ये जस्ट मैंने एक बार मैग्नेट बनाया। अभी लाइक डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट होते हैं, रॉड मैग्नेट होता है। सो रॉड मैग्नेट एक रॉड के जैसा होगा शेप का, रिंग मैग्नेट। या और रॉड मैग्नेट के बाद अगर बात करें तो एक ये फेमस बहुत होता है यू शेप मैग्नेट। हाँ, तो हॉर्स एक, शू। या एक यू शेप मैग्नेट भी बहुत फेमस होता है। एक हॉर्स शू मैग्नेट भी बहुत फेमस होता है। ये थोड़ा सा यू से डिफरेंट होता है, बेंट यू के फॉर्मेट में होता है। यानी पोल्स और पास होते हैं। हाँ, पोल्स और पास में होते हैं उसके। सो बेसिकली यहाँ पर ये लाइक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। सो हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े से ज़्यादा पास क्लोज होते हैं। सो ये जस्ट है यू शेप्ड और ये हॉर्सशू। इस तरह बहुत वैरायटी ऑफ मैग्नेट होते हैं। एक मैग्नेट ये हो गया हमारा रॉड मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, और एक सबसे फेमस जो होता है वो एक स्ट्रेट मैग्नेट होता है, बस वो मिडिल पे थिक ज़्यादा होता है और एज पे शार्प होता है। ठीक है, सो बेसिकली एक नीडल टाइप का होता है, ज़्यादा थिक भी नहीं होता, बीच में बहुत स्लाइट थिक होता है जस्ट मिडल पे। सो ये हो जाता है हमारा नीडल टाइप में। ओके, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं इसे। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट हो सकते हैं, अभी हमें उतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सर काम, या सर ये मैग्नेट के शेप्स पे उसकी पावर डिपेंड करती है क्या? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करती है। ओके सर। डिफरेंट डिफरेंट शेप पे डिफरेंट पावर आएगा, और सबसे ज़्यादा पावर डिपेंड करती है कि उन्हें मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए बनाया हुआ है। एक सेम बार मैग्नेट कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक पावर। ओके, डिपेंड करेगा कि उसे आपने बनाया कैसे है। सपोज बड़ी सर, सिंपल सी बात बताऊं, एक आयरन की रॉड ले लो। ठीक है, एक आयरन की रॉड को रब करो किस पे, एक मैग्नेटिक स्टोन पे। ठीक है, मैग्नेट पे, एक नेचुरल मैग्नेट पे रब करो, या किसी आर्टिफिशियल मैग्नेट पे रब करो, तो ये आयरन की रॉड भी क्या हो जाएगी, मैग्नेट जैसे काम करने लगेगी, बट ये बहुत ही वीक मैग्नेट होगा। क्लियर, ये भी बार मैग्नेट के जैसा काम करने लगेगा आयरन का रॉड, बट ये बहुत ही वीक मैग्नेट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू से बनाया है। अभी हम प्रोसेस सारी डिस्कस करेंगे। सर या सर फिर ये जो बार मैग्नेट, रॉड मैग्नेट, ये सब मैग्नेट्स है, उन्हें एक ही प्रोसीजर से बनाया, तो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। हाँ, बिल्कुल डिपेंड करेगी, सारे मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना। सपोज ये आपने स्टील से बनाया है, ये आपने निकल से बनाया है, ये डिफरेंट बनाया है, तो डिफरेंट मेटल पे डिपेंड करेगी और प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, दो बातों पे डिपेंड करती है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको कॉमर्शियली बेचना है मैग्नेट, तो आपको पावर दिखा के बेचना पड़ेगा ना, कि यार ये मैग्नेट बहुत ही कम पावर का है, ये ज़्यादा पावर का है। आपने ऐसा कई बार घर पे देखा होगा कि एक छोटा मैग्नेट है, सेम साइज का एक दूसरा मैग्नेट है, बट ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो वो क्वालिटी नहीं डिफरेंस तो आएगा ही कि आपने उसे कैसे क्रिएट किया हुआ है।
नहीं सर, यानी मटेरियल यानी सब पैरामीटर सेम रखे, बस शेप चेंज किया है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सारे पैरामीटर सेम रखे हैं और शेप चेंज शेप किया हुआ है, चेंज। तो उससे भी फर्क पड़ता है। ओके सर। चले, अच्छा, अगर मैग्नेट की अगर हम बात करें, सो बेसिकली उनके प्रोसेस में कैसे उन्हें क्रिएट किया गया है, उस प्रोसेस में मैग्नेट के दो टाइप होते हैं। जैसे हमने प्रोसेसेस की बात की है यहाँ पर, सो मैग्नेट के दो टाइप हैं प्रोसेसेस के फॉर्मेट में। एक है टेम्पररी मैग्नेट, और एक होगा परमानेंट। ठीक है, अभी नेम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको। टेम्परेरी मतलब ये है कि जिसका मैग्नेटिक जो नेचर है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए ही है, और परमानेंट मतलब जिसका मैग्नेटिक नेचर इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो इट रिटेन्स retains its magnetic power for very long time। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब यूजुअली वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब है फॉर एवर। ठीक है, बट फॉर एवर मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम हो गया, धीरे धीरे मैग्नेटिक जो है नेचर वो डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेरी मैग्नेट की बात करें, सो टेम्परेरी मैग्नेट इट रिटेन्स so it can retain its magnetic power ओके। सो टेम्परेरी मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, और परमानेंट मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए। बट टेम्परेरी को हम डिजाइन भी कर सकते हैं कि कब तक हमें चाहिए मैग्नेटिक नेचर। ओके, सो पहले तो मैंने लिखा इट रिटेन्स इट मैग्नेटिक पावर ओनली फॉर स्मॉल टाइम एंड दिस टाइम कैन बी वेरीड। ओके, सो दिस टाइम कैन बी वेरीड एज डिजायर्ड, जैसे भी हमें चाहिए होगा उस टाइम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेम्परेरी और परमानेंट कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो मैंने अभी बताया कि मैग्नेट बनाते कैसे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते कैसे हैं। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का एक सबसे सेम फंडा है, देखें। आर्टिफिशियल मैग्नेट ओके, सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, वो चीज़ें हमें देखना होगा। तो सबसे पहले टेम्परेरी मैग्नेट की बात करते हैं। सो टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है, टेम्परेरी मैग्नेट अगर हमें बनाना है, सो टेम्परेरी मैग्नेट बहुत ही डिफरेंट वैरायटी से बना सकते हैं। एक जो सबसे फेमस टेम्परेरी मैग्नेट होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, समझें। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सपोज अगर मैं एक आयरन की रॉड ले लूं या कोई भी मेटल की एक रॉड ले लेते हैं। सो लेट्स से यूजुअली प्रेफरेबल है आयरन, बिकॉज उसमें मैग्नेटिक नेचर ज़्यादा है। बट लेट्स से हम कोई सा भी मेटल ले लेते हैं। सो ये है आयरन मेटल लेट्स से, और स्टील भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना। सो आयरन मेटल है। अभी हमने इस पे क्या किया, इस पे वायरिंग रैप कर दी, मतलब एक पूरा वायर इसमें क्लोज कर दिया।
ये, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसे क्या प्रोवाइड की, करंट। क्लियर। सो इसका मतलब ये है कि दिस टाइप ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक नेचर से मैग्नेट हम जनरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इट्स मैग्नेटिक नेचर रिमेन्स टिल द करंट इज फ्लोइंग। और जैसे ही करंट ऑफ होती है, स्विच ऑफ कर दिया, सपोज यहाँ पे की लगी हुई है और वो की आपने ऑफ कर दी, तो क्या होगा उसका मैग्नेटिक नेचर? एकदम एकदम से कम हो जाएगा। तो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। सो इसकी खास बात क्या है? एज करंट इज ऑफ its magnetic nature disappears। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताया कि कैसे टेम्परेरी मैग्नेट हम बना सकते हैं। हमें एक आयरन मेटल के अंदर एक आयरन है, और आयरन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयरन यूज होते हैं। जो यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट में यूज होता है, दैट आयरन इज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, और उसका नेचर सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि उसमें करंट होती है। जैसे ही करंट टर्न ऑफ करते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट का एक टाइप मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा सर पॉइंट है सर या, बाय हिटिंग भी एक होता है ना? हाँ वही वही। तो सेकंड है या, सर सॉफ्ट आयरन यानी क्या होता है? सॉफ्ट आयरन मतलब एकदम जो आयरन ओर से जस्ट कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ओके, हाँ। स्टील वगैरह में कार्बन परसेंटेज चेंज करके डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टील बनाते हैं ना। सो यस। सॉफ्ट आयरन एकदम बेसिक वाला। ओके। ओके, ओके। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू भी हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज है। इधर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास या फिर किसी मैग्नेट के पास पे एक बड़ा सा मैग्नेट ले आओ। तो सपोज ये एक मैग्नेटिक स्टोन है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, कोई सा भी मैग्नेट हो सकता है, मैंने एक रैंडम ले लिया। लेट्स से आप बार मैग्नेट भी ले सकते हो। सो लेट्स से एक मैग्नेट है, और आप कुछ भी यहाँ पर लेके आ रहे हो। लेट्स से एक नेल लेके आ रहे हो। ठीक है, सो ये एक आयरन का नेल है। सो अभी पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि आप बहुत टाइम तक इस मैग्नेट के पास अगर ये आयरन नेल रखा रहेगा, सो ये भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर। सो इसका मतलब ये होगा कि ये आयरन नेल क्या होगा? मैग्नेटाइज हो गया। सो ये आयरन नेल मैग्नेटाइज हो गया। मतलब कैसे? मैग्नेटाइज का मतलब ये है कि अब अगर यहाँ पर मैंने पास में एक दूसरा आयरन नेल रखा, एक दूसरा आयरन नेल रखा, सो this will now attract this iron nail। okay, so suppose ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, so now first will attract second। सो अभी प्रोसेस समझ में आया सबको कि इस मैग्नेट की वजह से ये जो आयरन नेल है वो क्या हो गया है? एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। कि ये मैग्नेटाइज हो गया है और ये बगल वाले नेल को अब पुल कर लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर सकता है। सोचो अगर ये मैग्नेट नहीं होगा, ठीक है, सो बेसिकली ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। मे बी आप चाहिए तो आप ये बना सकते हो कि दे विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है, when we remove the magnet,
Okay, so now when we remove the magnet, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, एंड ये नेल सब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो देयर इज नो अट्रैक्शन। सबको समझ आया ये प्रोसेस क्या होता है? हाँ सर। ओके, सो ये प्रोसेस सिर्फ टेम्परेरी मैग्नेट बना सकता है। कब? एक मैग्नेट के पास में अगर आप ऐसे आयरन मेटल्स और कुछ रख देंगे तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है और वो डिफरेंट मेटल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट रिमूव करेंगे क्या सिचुएशन होगी, वो अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। ओके सर या सर मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ओरिजिनल मैग्नेट था उसका पार रिड्यूस होता है उसके। मींस सर यानी इसमें आयरन नेल में मैग्नेटिक नेचर इंड्यूस किया हमने, तो हाँ फिर जो ओरिजिनल मैग्नेट था जिसकी वजह से मैग्नेटिक नेचर इंड्यूस हुआ, हाँ, उसकी मैग्नेटिक पावर कम होती है। नहीं नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छी बात यह है कि मैग्नेट अपना कोई भी नेचर चेंज नहीं करता, मैग्नेट रिमेन्स एज इट इज। इंडक्शन की खास बात है, मैग्नेट का कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो यस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रिक्शन और रबिंग, तो फ्रिक्शन और रबिंग के थ्रू भी हम उसमें जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर हम बात करें, लेट से आपके पास एक रिंग मैग्नेट है, ठीक है। रिंग मैग्नेट आपने बहुत देखा होगा, जितने स्पीकर्स होते हैं उन सब में रिंग मैग्नेट ही होता है। सो लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, रिंग मैग्नेट। कोई सा भी मैग्नेट हो सकता है, ये मत सोचना कि सर सिर्फ रिंग मैग्नेट से होगा। रिंग मैग्नेट है और इस पर आप एक मेटल का बार रब करें, ये मेटल बार है। ओके, सो आफ्टर रबिंग this, so after rubbing this metal bar will act as magnet। ओके, सो इसका मतलब रब करने के बाद अगर इस मेटल बार से आपने कुछ भी मतलब इसमें क्या था, इस केस को मैग्नेटिक इंडक्शन मत समझ जाना। मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, जब तक मैग्नेट रहेगा तब तक ही अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रॉड को रब कर रहे हैं, और रब करने के बाद मैग्नेट को हटा लें, ठीक है। मैग्नेट से कुछ मतलब नहीं है। रॉड को ले जाके कहीं पे बहुत सारे लेट से आयरन फिलिंग रखी हुई है और वहां पर ये रॉड को लेके आओगे आप, सो अब ये रॉड अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। ये रॉड ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज आफ्टर रबिंग दिस मेटल बार विल एक्ट एज अ मैग्नेट, बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो यार ये तीनों चीजें समझ में आई सबको, कैसे हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये थोड़ा सा अभी मैं बेसिक चल रहा हूँ, अभी बिल्कुल भी हाँ सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे नहीं आया। मैंने सिर्फ अभी बताया कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट के केसेस थे। अब हम बात करते हैं सेकंड, परमानेंट मैग्नेट। ओके, और परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का सिर्फ एक और एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, क्या कि जैसे यहाँ पर हमने सॉफ्ट आयरन की बात की कि सॉफ्ट आयरन में हमने करंट रन कराया, तो ये सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी है। रिमेंबर, ये सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी है कि थोड़ी देर बाद उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगर हम
अगर हम कोई डिफरेंट मेटल्स यूज करें, लाइक अगर हम इस कॉइल, लेट्स से हमने वायर्स का एक कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम कोई दूसरा मेटल रख दें, लाइक स्टील अगर हम रख दें, स्टील रॉड, क्लियर? सो आफ्टर applying current for a long time, this steel rod will become a permanent magnet. ओके, सो ये जो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं ना, ये सारे इसी तरीके से बनते हैं। आप मतलब घर पे बना सकते हो, लिटरली आप घर पे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। घर पे आपके पास कोई स्टील रॉड है, आपको किसी शेप का चाहिए, सपोज आपको ये इस शेप का चाहिए, यू शेप का चाहिए, ठीक है, सो आप स्टील रॉड लो, उस पे ओपन वायर, ऐसा ये ब्लैक वाला वायर नहीं, ओपन कॉपर वायर रैप कर दो, ठीक है, और यहाँ पर इसको लाइट के थ्रू या किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दो। आफ्टर 1 आवर चेक करो। अच्छा, करंट थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाना है, करंट बढ़ाते जाना है। आफ्टर 1 आवर ये रॉड आपका जो होगा वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, तो ये परमानेंट मैग्नेट बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। कितने भी कॉमर्शियल मैग्नेट जो होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। बताइए सर करंट क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल को मैग्नेटाइज करना है, मतलब एक लिमिट के बाद मैग्नेटाइज होना कम हो जाएंगे। तो सपोज अगर आप 1 आवर तक रखे रहोगे और करंट नहीं बढ़ाओगे तो इसका पावर कम रहेगा। जब आप करंट बहुत बढ़ाते जाओगे तो फिर इसका पावर बढ़ता जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जाएगा जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे। यस सर ओके, या सर मीन्स ऐसा क्यों होता है, लाइक वो स्टील रॉड परमानेंट मैग्नेट जैसे बनता है और वो सॉफ्ट आयरन टेम्पररी मैग्नेट, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आप लोग के सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा रहा है, बट ठीक है, चलो कवर कर लेते हैं इसको भी। ये कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। ये इन दोनों के मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। सो इन दोनों मटेरियल को अगर मैं ड्रॉ करूं कि एक्चुअली कैसा क्या हो रहा है, सपोज ये है हमारा स्टील और ये है हमारा सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है, मैंने दो एक्सेस ड्रॉ किए हैं, ये है उसका मैग्नेटिज्म, ठीक है, और ये है हम कितनी पावरफुल करंट उसमें डालने वाले हैं। सो बेसिकली ये उसका मैग्नेटिज्म है कि कितना वो मैग्नेट बन जाएगा, और ये है हम कितनी पावरफुल करंट उसमें डालने वाले हैं। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो अभी होता ये है कि थोड़ी देर तक तो ये मैग्नेट नहीं बनता, मतलब आप सोचो कि जस्ट 1 एम्पियर की करंट से मैग्नेट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर तक इसके मॉलिक्यूल रेजिस्ट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट टू मैग्नेटाइज, और इस तरीके से मैग्नेट होते हैं। और एक टाइम के बाद ये कर्व से पता चलता है कि कोई भी एक बार है वो एक लिमिटेड मैग्नेटिक वैल्यू ही अचीव कर सकता है। समझ आया? इसके बाद अगर आप करंट भी बढ़ाओगे, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी सेम। ये आइडिया समझ में आया सबको ग्राफ का हाँ सर। कि एक लिमिटेड डेटा होता है। अच्छा, अभी अब इसकी खास बात ये होती है कि जब तक आप करंट बना रहे थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा था, ठीक है। सो ये जो कर्व मैं बता रहा हूँ, ये ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्यों? क्योंकि हम करंट डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर हम करंट वापस से रिड्यूस कर दें, करंट हटा दें, तो अगर करंट हटा देंगी और ये वापस जीरो पे आ गया, तो क्या ये
परमानेंट मैग्नेट बना क्या? नहीं। बना। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टील की खास बात है कि स्टील को जब हम वापस से करंट हटाते हैं, सो यू विल सी कि स्टील वापस नहीं आता जीरो पे। क्लियर? सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब दिस मच मैग्नेटिज्म इट विल रिटेन। ओके सर। सर और वो Okay. ओरिजिनल इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना मैग्नेटिज्म था उससे कम ही होगा। हाँ, कम ही होगा, मतलब थोड़ा लॉस तो होगा ही। हाँ सर ये रिटेंटिविटी किस पर ओके, सो रिटेंटिविटी किस पर डिपेंड करती है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। रिटेंटिविटी डिपेंड करती है कि किस टाइप का मटेरियल है। अब आप सोचो कि कॉपर वगैरह है, आप कॉपर लेके करो तो कुछ भी रिटेंटिविटी नहीं होती, बहुत ही कम रिटेंटिविटी है। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अभी एक और काम की बात है कि आप चाहो तो इन मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट अब आपने बनाया, इसको नलीफाई भी कर सकते हैं। मतलब अभी आपने एक डायरेक्शन में करंट बनाई और एक मैग्नेटिज्म बना लिया, अब आप इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, तो जो मैग्नेटिज्म ये क्रिएट हो रहा था, अब ये उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। मतलब पॉसिबिलिटी होगी कि थोड़ी देर बाद अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ये फिर से जीरो पहुंच जाएगा, और अगर नेगेटिव में देते जाएंगे करंट तो फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा, बट अब इसके पोल कैसे होंगे? रिवर्स हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, सो इसका मतलब ये बिल्कुल एक एस शेप का कर्व आ जाता है। तो इसके बाद फिर से पॉजिटिव करंट करेंगे तो ये फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। तो अभी हम इसकी डिटेल पे इतना कुछ नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जस्ट हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि इस तरीके से स्टील का कर्व होता है। अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो अब ये सॉफ्ट आयरन की खास बात है कि सॉफ्ट आयरन में स्टार्ट होगा और जितना काफ़ी सारा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, काफ़ी सारा मैग्नेटिज्म आ सकता है, सॉरी, इवन बहुत स्मॉलर करंट में। ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने करंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है जबकि यहाँ पर करंट कम यूज़ करते हैं, बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि जब रिटर्न आता है सो ये ऑलमोस्ट निल हो जाता है। ओके, हाँ सर। तो समझ आया, ये प्रॉब्लम है सॉफ्ट आयरन की। चाहिए तो फिर इसका ग्राफ आगे भी अगर नेगेटिव में लगाएंगे तो फिर ये इस तरीके से वापस भी बन सकता है। सर, यानी अगर टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट बेस्ट। आयरन यूज करना पड़ेगा। अगर टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं। अगर आपने स्टील यूज किया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ रह गया? थोड़ी देर बाद वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बन जाएगा। हाँ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है जब तक करंट ऑन तब तक मैग्नेटिज्म है, जैसे ही करंट ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं हो। तो अगर आपने स्टील रॉड रख दी तो ये स्टील रॉड मैग्नेट बन जाएगी ना, तो करंट बंद हाँ करने के बाद भी मैग्नेट रहेगा वहां पर। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलेगा। अभी काफी डिस्कशन हो गया यार मैग्नेटिज्म का, काफी मैग्नेट्स के टाइप हो गए, सारे प्रोसेस हो गए कि किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज में डिफरेंट शेप के क्रिएट कर सकते हैं मैग्नेट्स। ठीक है, अभी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अच्छा, किसी को चार्ज में याद है? चार्ज के बारे में हमने बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाँ हाँ, सो बेसिकली क्या हाँ होता है सर। कि ये पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कहाँ तक करेगा? जहां तक इसकी रेंज होगी। हाँ अगर रेंज से बाहर होगा तो फिर नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इसकी एक रेंज होती है, इसका एक जोन होता है जहां पर ये वर्क कर सकता है। दैट जोन इज कॉल्ड फील्ड। ओके,
सो इसका मतलब ये है कि जहां तक उसका मैग्नेटिक नेचर होगा उस चीज को हम बोलते हैं, उस जोन को बोलते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड है a influence zone in which a magnet can attract or repel another magnets। ओके, तो ये एक इन्फ्लुएंस जोन है बेसिकली। अगर हम बात करें इसमें, सो इन्फ्लुएंस जोन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस जोन है, वो डिपेंड करेगा कि किसका पावर कितना ज़्यादा है। पावर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो हायर द पावर means higher magnetic field। अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं, कैन वी सी इट? No. नो। सो कैन वी सी इट? नो। सो अभी पॉइंट ये है, इफ वी कैन नॉट सी इट तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, समझेंगे कैसे? सो समझने के लिए हम फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। क्या कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ है जो एक इन्फ्लुएंस जोन है, जिसे हम जो है इन्फ्लुएंस जोन को देख नहीं सकते हैं। सो अगर देख नहीं सकते हैं तो हम उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जो लाइन उन्हें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करती हैं, दोज लाइन आर कॉल्ड फील्ड लाइंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल क्या है, किसी को पता है सिंबल? ओके, तो सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज magnetic field strength। Actually the symbol is B। okay, and good thing it is a vector quantity। okay, so magnetic field strength जो इसका सिंबल है, दैट सिंबल इज B, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, हम बार बार अभी बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो या सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर इसे बोलते क्या है? ये लिखा है ना, नहीं, बी को यानी जैसे जे को जूल बोलते हैं वैसे। नहीं, B को B बोलते हैं बस, B एक सिंबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या बोलते हो? E को E बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंबल है B, वो कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, बट अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। यूनिट जो है इसका वो होता है टेस्ला। सुना है टेस्ला का नाम? हाँ, निकोला टेस्ला। हाँ, निकोला टेस्ला। तो उन्हीं के नेम पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। ओके, डिफरेंट नेम्स आर, इट्स डिफरेंट नेम्स आर, इसके डिफरेंट नेम भी हैं। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एयर, मतलब क्या फाइंड करना है? बी। समझ आया सबको? यस सर। अगर मैग्नेटिक
फील्ड आपसे पूछा है तो मे बी नेम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। सो उसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, बी ही पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड नेम इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। इसका कभी आपको यूज भी नहीं होने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बट ये इसी का नेम है, ओके। इसी का नेम है, इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। या सर इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? या बहुत सारे फार्मूले होते हैं। इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो हम देखेंगे कि करंट कैसे बी दे सकती है। सो बी के अभी हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे, इतने कि आपको याद भी नहीं रहेंगे, बट याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम में आएंगे। सो आपको ये चीज थोड़ा सर समझना है कि बहुत सारे अभी फार्मूले देखेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि व्हाट इज बी, ओके। सो सर या सर ये मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है? हाँ, बहुत सारी चीज ओके। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है कि बी किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे, मतलब जो मैग्नेट उसे प्रोड्यूस कर रहा है। बी किस पे डिपेंड करता है, जो मैग्नेट उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर वो मैग्नेट प्रोड्यूस वाला चेंज हो गया तो मतलब बी भी चेंज होगा। सो बी को डायरेक्टली कोई भी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती, किसको इन्फ्लुएंस करेगी, इसके सोर्स को। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। सो ये आगे हम स्टडी करेंगे कि सोर्स को कौन कौन सी चीजें चेंज कर सकती हैं। व्हेन द सोर्स विल चेंज, ऑफ कोर्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड का हमने ये बात की कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे थे हम। फील्ड लाइंस क्या चीजें होती हैं, okay. Field lines are geometrical representation of magnetic fields. So they are geometrical representation of magnetic field. Okay, magnetic field lines. अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, मतलब दे विल रिप्रेजेंट हाई मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो मैं अभी सिंपली बना रहा हूं कुछ चीजें, क्या कि क्लोजर द फील्ड लाइंस, field lines higher will be magnetic field, ओके। सो आई गेस ये चीजें सबको, ये तो बहुत ही बेसिक सी फीलिंग की बात है। सपोज यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, सी, ओके। और मैंने दो पॉइंट लिखे हुए हैं, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। बताओ, नहीं ए बी नहीं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, which is higher? Magnetic. At P. Very good. So magnetic field at P is higher. It's very okay. तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी क्लोजर होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा होगी। बट अभी फील्ड लाइंस की कुछ बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज है, लाइक दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। सो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, इसका मतलब अगर ये एक मैग्नेटिक लाइन है, 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 ठीक है।
सो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई ना, सो दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। ओके, सो ये जो इंटरसेक्शन है नॉट पॉसिबल। अगर दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस भी ड्रॉ की तो दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक लाइंस भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, दोनों मैग्नेटिक की मैग्नेटिक लाइंस इंटरलिंक हो जाएंगी बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, उस चीज को मैं बताता हूँ कैसे वो चीज काउंटर करेंगे। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, सो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम पाथ पर है, ठीक है, तो कैंसिल कर देंगी, बट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट लाइक दिस। ओके, Yes. तो अगर वो सिमिलर पाथ है तो दे कैन मैच द पाथ, बट दो कट कभी नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेंथ है, और हमने यहाँ पर मैग्नेट की बात की थी, जैसे यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट और सारे मैग्नेट्स की बात की थी। तो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा नहीं, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। सो ये जो एस है, बेसिकली दिस रिप्रेजेंट साउथ पोल एंड दिस रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल। ठीक, सो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो अगर मैं इनकी बात करूं, जो पोल्स हैं उनके बेसिस पे फील्ड को किस डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं वो चीज। अच्छा, उससे पहले एक और पॉइंट, दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, means they have they don't have a fixed starting point ओके, किसी को ये याद है कि पॉजिटिव चार्ज में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो किस तरफ डायरेक्शन बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है किसी को आउटवर्ड? सर ये नहीं किया था मुझे लगा। ओके, ये नहीं कराया हुआ था। ओके ओके, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है हमें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनलाइक द चार्जेस, मतलब चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अपोजिट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले से अवे डायरेक्शन में होती है और माइनस वाले के लिए टूवर्ड्स एरो बनाते हैं। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है दैट दे हैव अ स्टार्ट पॉइंट एंड दे हैव अ एंड पॉइंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स starts from positive and ends at negative, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, बट यहाँ पर देखें, दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, मीन्स दे डोंट हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अभी मैंने ड्रॉ जरूर ऐसे किया हुआ था, याद है भी पीछे फिगर्स में मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ की थी, ऐसे रैंडमली, बट रियल में कभी भी ऐसे सिर्फ एक लाइन नहीं हो सकती, दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके, अभी ये मैंने इंटरसेक्ट किया है बट ऐसा इंटरसेक्ट नहीं है, 3D में है, ठीक है। ये एक डिफरेंट प्लेन में, ये एक डिफरेंट प्लेन में, इंटरसेक्ट नहीं हुआ ये। तो ये एक पैटर्न है कि दे विल फॉर्म ऑलवेज अ क्लोज लूप। मतलब क्लोज लूप कैसे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक फिगर के थ्रू। सपोज एक बार मैग्नेट पिक करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
एक बार मैग्नेट जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नॉर्थ से स्टार्ट होगी और एंड होगी साउथ पे, बट एंड नहीं होगी। इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब इनसाइड भी होगी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारा फिगर बन सकता है। यहाँ पे अगर मैं एकदम यहाँ से स्टार्ट करूं, ओके, तो इस तरीके से हो सकता है। ये भी आगे टर्न होगा, बट बिकॉज एरिया बहुत ज़्यादा यूज होगा इसलिए हम इसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और ये जब जो एकदम सेंटर पे होगा, इट विल फील लाइक स्ट्रेट। अभी स्ट्रेट नहीं है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं, ये आगे जाके इनफाइनाइट पे इससे जाके मिलने वाली है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी इनफाइनाइट पे इससे मिलने वाली है, ये वाली लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। बाकी इस तरीके की लाइंस तो रहेंगी। ओके, सो इंटरसेक्ट नहीं करना है। ओके, सो एन से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी? साउथ पर एंड होगी, बट रियल में एंड नहीं हो रही है, वो वापस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं कि यार एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है, सो बहुत ही क्लियर है। आउटसाइड द magnet it starts from north pole, start नहीं, outside the magnet it is from north pole to south pole, and inside the magnet it is inside the magnet it is from south to north। ओके, तो ये चीज थोड़ी सी हमें माइंड में रखनी है। इतना कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी होगी। तो ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करें कि दे वो जहाँ पर उनका अमाउंट ज्यादा होगा वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, दे फॉर्म अ क्लोज लूप अनलाइक द चार्जेस। तो अनलाइक द चार्जेस नहीं, अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंट रहती है। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट पिक करूं, लेट्स से ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, बताओ मैग्नेटिक पावर का हम ए बी नहीं पी क्यू ले लेते हैं, पी एंड क्यू। बताओ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा होगी? P पर ज्यादा होगी। ठीक है, सो इससे साफ क्लियर है कि आपको ये बेसिक फील भी है कि मैग्नेट के पास ही तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना दूर जाते जाओगे बहुत ही कम होती जाएगी मैग्नेट की स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ी सी हमें चीजों को इसमें क्लियर रखना है कि हमेशा क्लोज लूप ही बनेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लोज लूप नहीं है। ये जो स्ट्रेट बनी है ये इनफाइनाइट में मिल रही है, मतलब ये एक स्ट्रेट देखने में लग रहा है कि आपको स्ट्रेट जा रही है, बट एक्चुअली ये इनफाइनाइट पे आके वापस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है कि एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम करती है। तो अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज सबको समझ में आई? मैं फिर से सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। व्हाट आर द फील्ड लाइंस? दे आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोजर द फील्ड लाइंस हायर विल बी मैग्नेटिक फील्ड देयर। तो ये तो बेसिक सा देख के पता चल गया। देन दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। देन अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है, बट इनका स्टार्ट एंड कुछ नहीं होता क्योंकि पूरा ही सर्किल है। लाइक सोचो ये एक मैग्नेट है और इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब क्या बोलोगे स्टार्ट कहाँ है? ये भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुई,
तो जो चीज एक सर्कुलर लूप है उसका कोई भी स्टार्ट और एंड फिक्स नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इसका कुछ भी एक क्लोज लूप बनाती है, इसलिए कोई भी स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। तो सबको ये चीज समझ में आया? सर एक डाउट था या सर, जो इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेट का वो एक्चुअली ऐसे डायरेक्शन सर्कुलर लूप्स में होता है या सिर्फ हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि वो ऐसे नहीं, फॉर्म में? एक्चुअली ही सर्कुलर लूप में ऐसा होता है, एक्चुअली सर्कुलर लूप में ऐसा होता है। कैसे ये चीज हमने कंफर्म किया कि एक दूसरे मैग्नेट को लेके आ गए, एक दूसरे मैग्नेट को लेके आ गए और हमने फोर्स चेक किया कि कैसा है, और जब हमने इन्हें ड्रॉ किया तो ऐसा ही एग्जैक्ट लूप्स बनते हैं। मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे इन्हें ड्रॉ करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। सर वो आयरन फाइलिंग्स से भी हाँ, पुट करके कर सकते आयरन फाइलिंग्स को भी पुट करके कर सकते हैं, बट अभी एक्चुअली आयरन फाइलिंग्स में थोड़ा सा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि आयरन फाइलिंग से स्टिक कर जाएगा तुरंत, क्लोजर फील्ड ज्यादा है ना, तो आयरन फिलिंग से नहीं ड्रॉ करेंगे। इसका दूसरा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, अगर आप आयरन फिलिंग्स को ऐसे होल्ड करके रखोगे तो आपको जरूर दिखेंगी ऐसी लाइंस, बट आयरन फिलिंग से थोड़ा सा क्लियर नहीं पता चलेंगी। दूसरा मेथड है इसको क्लियर चेक करने का, वो हम बता देते हैं कंपास के थ्रू, ठीक है। सो कंपास के बारे में यहाँ पे सीख लेते हैं और ये चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। कंपास, कंपास क्या होता है यार बताओ? डायरेक्शन पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, डायरेक्शन फाइंड करने का एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेट्स से इसमें एंगल बने होते हैं, ऑफ कोर्स 360 डिग्री एंगल हो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि इसमें एंगल के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी डायरेक्शंस लिखी होती हैं इस तरीके से, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। सो कंपास में बेसिकली क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, क्लियर। सो इट वर्क्स, पहले तो लिख लेते हैं कि काम क्या है इसका। काम क्या है? इट इज यूज्ड to check the directions. And how it is used to check the directions? The thing is, the magnetic needle fixed in it always always align in north south direction on earth, ठीक है। सो अगर अर्थ में आप देखोगे तो ये जो इसकी मैग्नेटिक नीडल है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये नॉर्थ साउथ में अलाइन होगी, बट अच्छी बात ये है कि अर्थ के तरफ जो पॉइंट, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट था उसको हम बोल देते हैं नॉर्थ एंड। सो नीडल में नॉर्थ, हम इसको बोलते हैं जो नॉर्थ की तरफ होता है, सो इसको बोल देते हैं एन और इस एंड को बोल देते हैं एस, ठीक है। सो रीजन क्या है, नीडल की बहुत ही खास बात होती है कि अगर नीडल को हम फ्रीली ऐसे हैंग कर देंगे तो इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। सो व्हेन a magnetic needle is freely suspended, its one end
points towards north of earth. अच्छा, बाय द वे नियरली नॉर्थ होगा एक्चुअली, टुवर्ड्स नॉर्थ, अप्रॉक्स। अभी मैं आगे बताऊंगा व्हाई इट इज अप्रॉक्स। सो एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ, क्लियर? दैट्स व्हाई that end is named as north seeking or simply north। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर मैं एक नीडल हैंग कर रहा हूँ, एक मैग्नेटिक नीडल को थ्रेड के थ्रू हैंग कर रहा हूँ। सो मैग्नेटिक नीडल की खास बात क्या रहने वाली है? वो कि अगर नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक पॉइंट नीडल करेगा, उसके नॉर्थ। अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा हमेशा, और जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम एन बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं फ्रीली। तो कभी अगर लेट्स से किसी फिगर में नॉर्थ इस तरफ है तो ये नीडल इस तरफ पॉइंट करेगी, क्लियर? अभी मैंने चेंज कर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। सो ये बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे वर्टिकली दिखेगी, डिपेंड करेगा जिस तरीके से हम नॉर्थ अपना मान लेंगे, जिधर रियल में नॉर्थ होगा ये नीडल उसी तरफ पॉइंट करने लगेगी। तो ये एक कंपास बन जाता है हमारा डिवाइस, विच इज यूज टू चेक द डायरेक्शन। मतलब कैसे? आप कहीं पे भी खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर लेट्स से सरफेस में यहाँ पर खड़े हो, आपको पता है कि गेट ईस्ट की तरफ है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पर कंपास यूज किया, डन। आपको चेक करना है, सपोज ये मैं एक आइडियोलॉजी यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे कंपास को यूज करते हैं। सपोज आप एक इस पॉइंट पे हैं एंड द गेट इज टुवर्ड्स ईस्ट, ये गेट है ईस्ट की तरफ है, ठीक, तो आप यहाँ पर अपना कंपास यूज करेंगे। आपको कंपास जो होगा वो बता देगा कि कंपास का जो एन है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, एन। सो इससे क्लियर पता चल जाता है कि कंपास का अगर एन इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ईस्ट किस तरफ है? इस तरफ। सो आप इस तरफ मूव करने लगेंगे ईस्ट तरफ और यहाँ पर गेट तक पहुंच जाएंगे, क्लियर? हाँ सर वो ये कंपास के नीडल नॉर्थ में क्यों पॉइंट करती है? अब ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये उस नीडल की मटेरियल की खास प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैग्नेट को, एनी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, आप उसे ऐसे हैंग कर दो फ्रीली, उसका एक पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। इसलिए इसका नेम हम क्या देते हैं? नॉर्थ, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉर्थ सीकिंग एंड। सो इसलिए हम उसे सिंपली क्या नेम दे दे रहे हैं? नॉर्थ। अच्छा, व्हाई दिस हैपेंस, आप ये पूछ रहे हो क्या? हाँ ओके, व्हाई दिस फिनोमेना हैपेंस? सर क्योंकि उस साइड अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है लेकिन मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, तो वो वहाँ अट्रैक्ट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द रीजन फॉर इट इज अर्थ acts as a huge bar magnet, ओके। सो अर्थ एक्ट्स एज अ ह्यूज बार मैग्नेट, मतलब अगर ये अर्थ है और ये उसका ज्योमेट्रिकली नॉर्थ है, ठीक है, तो अर्थ एक सिंपली बहुत ही एक बड़े बार मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से इसके मैग्नेटिक नेचर रहता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अभी अच्छी बात यह है कि ये जो अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेट का साउथ रहता है, इसलिए सारे मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेता है।
और यहाँ पर मैग्नेट का क्या रहता है, नॉर्थ रहता है। तो इसलिए वो, बिकॉज ये साउथ एंड होता है अर्थ के मैग्नेट का, इसलिए वो सबको अट्रैक्ट करता है। बट याद है मैंने यहाँ पर लिखा था अप्रॉक्स, बिकॉज हाँ बिकॉज ये जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है ठीक है। वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से मैच नहीं करती, ठीक है, उन पे डिफरेंस होता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि नीडल तो एग्जैक्ट साउथ की तरफ करेगी ना, और जबकि नॉर्थ थोड़ा सा दूर है। सो दिस इज इट्स मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, और ये इसकी ज्योमेट्रिकल लाइन है जो नॉर्थ है। सो ये एक ज्योमेट्रिकल लाइन है। So that is the reason कि all magnets incline towards the south of the earth. ठीक है, या सर वो अगर यानी अगर 3D शेप में होगा और हमने सस्पेंड किया एक मैग्नेटिक नीडल को, तो अगर नॉर्थ थोड़ा ऊपर होगा तो वो ऊपर पॉइंट करेगी। हाँ, इसका मतलब अगर आप एक नीडल देखोगे तो वो 3D में काम कर रही है। अगर आप इस स्पेस को 3D में समझना चाहते हैं तो नीडल दो काम करेगी। इसका मतलब नीडल ऐसे नहीं रहेगी, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर किसी एंगल पर आ गया है तो नीडल ऐसे भी हो सकती है। समझ आया? आप यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ नीडल अपलिफ्ट भी हो सकती है, इवन ओके। होगा ही। हम जिस सरफेस पर हैं, एक्चुअली हम थोड़ा सा इक्वेटर के पास में है, सो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अर्थ पे यहाँ पे है, लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पर आप जाओगे तो ये नीडल का एंगल बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अभी क्वेश्चन ये कंपास में क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि यार ऐसा फील करो कि ये कंपास है 3D में, ठीक है, तो कंपास में नीडल को ऐसे फिक्स करके रखते हैं ना, स्क्रू के थ्रू। समझ रहे हो आप? तो कंपास में स्क्रू के थ्रू नीडल को फिक्स रखा हुआ है, सो नीडल अप एंड डाउन कंपास में नहीं जा सकती, लेकिन अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो अप एंड डाउन भी जा सकती है। बताइए। सर या सर मैंने एक बार ऐसे ट्राई किया था, एक मैग्नेट रखा था कंपास के ऊपर और फिर थोड़े दिनों बाद कंपास को देखा था तो सर कंपास रॉन्ग डायरेक्शन दिखा रहा था। हाँ, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया ना। मैग्नेट के पास कंपास की नीडल बहुत छोटी होती है, सो हुआ क्या कि मैग्नेट के पास रखे रखे कंपास की नीडल परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गई। ठीक है, सो इसका मतलब जो उस मैग्नेट की वजह से डायरेक्शन रही होगी वो परमानेंटली हो गई। उसके बाद वो मैग्नेट काम नहीं करेगा, वो कंपास काम नहीं करेगा। तो इसलिए कंपास को मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखा जाता है जब भी कभी हम चेक कर रहे होते हैं। तो नीडल अप एंड डाउन भी हो सकती है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते थे। ये नीडल अपवर्ड्स मूव हो रही है, जबकि कंपास में फिक्स होती है, इसलिए मूव नहीं हो सकती। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स जा रहे हैं, वापस आते हैं यार। हमारा काम है थोड़ा सा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स को ही डिस्कस करना। अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में कंपास जो है नॉर्थ टू साउथ की तरफ ऑलवेज मूव हो जाता है। तो कंपास की बहुत अच्छी बात ये है, कंपास की बहुत अच्छी बात है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, आप इसमें देखो ये एंड क्या है, नॉर्थ, हाँ और ये एंड साउथ। सो अभी ये फील करो यार, आप ये चीज बताओ, सोचो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है। सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? हाँ ये है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्लोज हो रही होगी, कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ लिख रहे हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी ये समझे कि जो ये मैग्नेट है, इस फील्ड में इस तरफ इसको साउथ फील होगा और इस तरफ इसको नॉर्थ फील होगा। तो इसका मतलब ये जो कंपास है उसका नॉर्थ अब किस तरफ इंक्लाइन होने लगेगा, इस डायरेक्शन में इंक्लाइन होने लगेगा ना। हाँ ठीक है,
सो कंपास का बेसिकली पहले नॉर्थ था ये, और ये था साउथ। ठीक, अभी नॉर्थ इस तरफ इंक्लाइन होने लगेगा, तो मतलब ये कंपास की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बन जाती है। इन एनी एक्सटर्नल magnetic field in any external magnetic field, needle of compass always aligns along the magnetic fields. ओके, तो ये कंपास की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि कंपास की जो नीडल होगी वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ होगी, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंक्लाइन होगी। तो याद है मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। कैसे ड्रॉ करते हैं देखें, अभी हमने यहाँ पे रख दिया एक पेपर पे बार मैग्नेट। ओके, सो ये लेट्स से बार मैग्नेट है। अब समझना कि अब हम क्या करते हैं, कंपास यहाँ पे रखते हैं, और कंपास बहुत तरह के होते हैं। जो आपने अगर कभी घर पे देखा होगा तो एक मतलब जो कंपास होता है इनफ साइज होता है, जितना ये मेरा स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप का जितना स्क्रीन में ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये 4 सेंटीमीटर का इतना होता है कंपास। ठीक है, और बड़े बड़े कंपास भी होते हैं, बट अगर आप लैब में देखोगे तो एक छोटा सा कंपास भी होता है, बहुत छोटा सा, कितना, 1 सेंटीमीटर का। आप समझ रहे हो ना 1 सेंटीमीटर कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा कंपास भी होता है। अच्छा, अभी बहुत छोटे से कंपास का पर्पस क्या है कि आप कंपास रखो यहाँ पर, कंपास रखा यहाँ पर। अब हम देखते क्या है कि कंपास की नीडल ऐसे है, जब हमने कंपास रखा तो देखा कि उसकी नीडल ऐसे है, तो हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, डन। फिर हमने रखा कंपास को यहाँ पर, व्हाट वी ऑब्जर्व कि उसकी लाइन कैसे है, कुछ इस तरह से है, नीडल। सो ये कंपास है और ये नीडल है, और लेट से हमने कंपास को यहाँ पर रखा, सो देखा कि उसका नीडल जो है वो अब कुछ इस तरीके से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर कंपास रख के चेक किया, तो अभी दिख रहा है कि नीडल कुछ ऐसा हो गया। जब मैग्नेट के एग्जैक्ट ऊपर लेके आ गए, एग्जैक्ट मिडल पे, एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसा, और फिर आगे कंटिन्यू करते गए, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती गई। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक पेन एंड पेपर लेके, बहुत छोटा सा कंपास होता है, उसकी नीडल के अलोंग आप ड्रॉ कर दो पूरा। सो कंपास की जो नीडल होगी उसके अलोंग आप पूरा ड्राइंग बना सकते हो यहाँ पर। ओके, तो अभी समझ आया कि कैसे हमने ड्रॉ किया था, हाउ वी डिसाइडेड कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, समझ आया? Yes, sir. Okay, so it was always, this is the property of these compass, always along the direction of magnetic field, सो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, और उसके साथ में एक लाइन ड्रॉ करते गए पेपर पे, पेन एंड पेपर लेके, और वो लाइन पूरी आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से दिखेगी,
वो लाइन बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। कहाँ गया ये, समझ आया? अगर आप नीचे रखोगे तो कंपास रखोगे, अभी इस केस में कंपास का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर कंपास रखोगे तो उसका नीडल बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, कंपास है। समझ आया सबको कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंपास तुरंत अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज अलाइंस अलोंग द magnetic field. Okay, Yes. okay, along the direction of magnetic field. Okay, so that's how we आइडेंटिफाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम कर रही है। ठीक, और यहीं से स्टार्टिंग हुआ किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। कैसे? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड। Hans Wehrstedt. ओके, ऑर्स्टेड जो थे वो साइंटिस्ट एक क्लास ले रहे थे, और क्लास में आपको याद हो हमने आपको एक रियोस्टेट बताया था, याद है रियोस्टेट? हाँ, हाँ सर। ओके, variable resistance. रियोस्टेट में क्या होता है, ऐसे वायर्स होती हैं और फिर अपन करंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं इसे, जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हुआ ये कि जिस टेबल पे वो रियोस्टेट रखे हुए थे वहां पर छोटे छोटे कंपास रखे हुए थे। ठीक, अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑर्स्टेड, इन्होंने नोटिस किया कि ये कंपास का नीडल चेंज हो रहा है। अच्छा, यूजुअली क्या होना चाहिए, इस कंपास के नीडल को किस तरफ पॉइंट करना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। तो अगर उन्हें अपने क्लासरूम में पता है कि यार ये नॉर्थ है हमारा, तो इस नीडल को यहाँ पे रहना चाहिए। बट जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे थे कि नीडल अभी ऐसे हो गई, फिर कभी इस तरह से हो गई, नीडल चेंज हो रही है। ठीक, तो उन्होंने दिमाग कुछ नहीं लगाया, पहले उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, और अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये बात है 1820 की, तब ज़्यादा काम होता नहीं था स्टूडेंट्स पे, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन भी नहीं थे, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे थे। उनसे पूछा टीचर ने कि क्या रीज़न हो सकता है, ये कंपास खराब हो गया है क्या? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, सर हमारा स्कूल मतलब खराब ही है, तो कंपास तो खराब ही होगा। ठीक है, बट एक एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, उसने आंसर किया कि सर ये भी तो हो सकता है कि ये रियोस्टेट इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो बहुत ही अच्छी बात लगी उन्होंने चेक किया कि ये कंपास को थोड़ा सा दूर लेके गए और देखा तो ये बहुत अच्छे से नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यस, ये रियोस्टेट ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्लियर? तो उन्होंने रियोस्टेट में करंट चेंज कर करके चेक किया और ये कंपास डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा था, और वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि एक वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके पास, उसके ऑल अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और यही हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से भी आ सकती है, बट ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि एक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। मतलब अगर एक वायर के पास आप कुछ आयरन फिलिंग्स रख दोगे, सो बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक नेचर ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेने वाला है, ये ओपन वायर। ठीक है, सो ये बेसिकली थॉट किनका था, ये थॉट था साइंटिस्ट है ऑर्स्टेड का 1820 में। अच्छा, इन्होंने तो बस इतना ही बताया, मतलब थोड़े से एज ज्यादा थी इनकी, इन्होंने सिर्फ सिंपल सी बातें बताई। फिर दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है बायो एंड सावर्ट। उन्होंने आप लोग के लिए एकदम मुसीबत खड़ी कर दी। क्या किया उन लोगों ने फॉर्मूले दिए। उन लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि ये जो वायर है इससे अगर आप कितनी दूर हो, लेट्स से इस वायर से हम 20 सेंटीमीटर हैं, तो उन्होंने आपको फॉर्मूला दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। समझ आया?
हाँ सर। ओके, तो ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ बताया, मतलब थोड़ी ज्ञान की बातें बताई, बट इन्हें मेन ही बोलेंगे, मेन स्टार्टिंग ऑर्स्टेड ने ही की है। सो मेन तो ऑफ कोर्स ऑर्स्टेड को ही मिलेगा, बट उसके बाद बायो सावर्ट ने आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, क्या बहुत सारे फॉर्मूले दे डाले। तो वो सारे फॉर्मूले हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट करंट के लॉजिक की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। सो हमारा जो चैप्टर होगा एक्चुअली, अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स मैग्नेट पढ़ रहे थे कि ये मैग्नेट क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है, इसकी डायरेक्शंस कैसे होंगी, ये सब हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्स्टेड और एक्चुअल मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले, जैसे ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ये हमें पता चला कंपास के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज और होता है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर पता कैसे चला कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी ने पूछा था ना शायद। ओके, तो उसका रीजन ये है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वो कैसे पता चला, वो कुछ इस तरीके से पता चला। सर वो उसके ऊपर मैग्नेट कंपास रखेंगे मैग्नेट। अरे ऊपर रखोगे तो अंदर कहाँ पहुंचे। अगर ये एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये एक बार है, और इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे अपना कंपास रखा, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर है। फिर वो हॉर्सशू मैग्नेट से शायद। नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखें कैसे पता चला, कैसे कंफर्म हुआ कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। देखिए क्या किया, इसको कट कर दिया। अच्छा, कट करने के बाद जब इन पीसेस को अलग किया, so they started to attract each other. ओके, अगर अट्रैक्ट करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए होगे क्या हुआ होगा। अट्रैक्ट कब हो सकता है, अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये कब अट्रैक्ट होगा, जब ये क्या बन गया हो, साउथ पोल। साउथ पोल, और ये क्या बन गया हो, नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये अट्रैक्ट तब होगा जब ये साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया, मतलब ये तो नॉर्थ था ही। तो इसका मतलब ये है कि याद है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर, मैग्नेट के बाहर है ये। सो इसका मतलब फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है। सो इसका मतलब कट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है, और मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही थी ना, तभी तो वो कट करने से अभी भी अपना नेचर मेंटेन किए हुए हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज क्लियर हो जाती है कि मैग्नेटिक लाइंस अंदर भी हैं। ठीक है, और अच्छी बात, और अच्छी बात, मैग्नेट को अगर कट करो, कितने भी पीसेस में कट करो, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेगा, हमेशा। ठीक है, और इसलिए एक चीज बोली जाती है, क्या, काफी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ओनली नॉर्थ और ओनली साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया, इसके इनफाइनाइट पीसेस कर दो, मतलब कितने छोटे छोटे पीसेस भी कर दो, ये है, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, और आप कितना छोटा पीस भी कर दो, इतना इतना, ऐसे भी कट कर दो। ठीक है, कितने भी पीसेस कट करना चाहो, सोचो कि साउथ ऐसे हट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो छोटा सा पीस है, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये खुद में अपना नॉर्थ साउथ कैरी करके रखेंगे। सर अगर पाउडर कर दिया तो? यार गुड क्वेश्चन, नहीं पता। सर और अगर यानी अगर एटम तक पाउडर भी लेके कर दोगे गए तो इट विल हैव अ मॉलिक्यूल ना, फंडामेंटल। पहली बात, बहुत पाउडर कर दोगे तो इसका मैग्नेटिज्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है,
पाउडर करने से क्या प्रॉब्लम होगी कि ये एक मटेरियल के वजह से पूरे फुल मटेरियल के वजह से इसका मैग्नेटिज्म आता है, और अगर आप इसको छोटे छोटे ऐसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका मैग्नेटिज्म बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाने वाला है। तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं बची, बट कितना भी छोटा पीस कट करो नॉर्थ साउथ रहेगा ही रहेगा। सर या अगर कट करते करते हम उसे एटम तक ले गए तो यार एटम में भी फिर एटम ले लेंगे तो बात ही खत्म हो गई ना। बाय द वे एटम में भी मैग्नेटिक नेचर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस मेटल के एटम पे डिपेंड करेगा ना यार, वो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कि वो मैग्नेटिज्म कैरी कर सकता है नहीं, बट एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटिज्म डिस्कस नहीं करते। ओके, हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए डिस्कस करने के लिए, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम पे ही डिस्कस कर सकते हैं हम। सर या सर अगर एक मैग्नेट को इक्वल पीसेस में कट किया तो हर एक का पावर सेम होगा या डिफरेंट? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमने कट किया हुआ है तो ये पीसेस पे देखो क्या चीज होगी, दो चीजें होती हैं, समझे, दो टर्म होते हैं। इफ वी व्हेन वी कट अ मैग्नेट, नंबर वन पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिमेन सेम, मतलब ये पोल की जो पावर थी अटैच करने की वो अभी भी उतनी है। समझ आया पोल स्ट्रेंथ मतलब? हाँ सर। ठीक, बट यार एक प्रॉब्लम है ना, जरा लॉजिकली सोचो कि यार आप एक मैग्नेट को कट करोगे तो कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, ऐसा फीलिंग नहीं आती कि समथिंग मस्ट बी देयर ना? सर मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी मेंटेन रहेगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेंथ ही बताती है ना। से लगता है कि समझो अगर एक मैग्नेट हो तो उसकी पावर विल बी मोर देन 2 स्मॉल मैग्नेट्स नहीं कंबाइंड। नहीं नहीं नहीं, कंबाइंड नहीं, सेम होगा, सिमिलर। कितने छोटे मैग्नेट कर दोगे तो जैसे ही तुम कंबाइन करोगे ये वाले पोल खत्म हो जाएंगे ना, दो मैग्नेट थे, ये साउथ ये नॉर्थ ये साउथ, अब तुमने कंबाइन किया तो ये पोल तो खत्म हो गए ना, ये तो एक पूरा मैग्नेट हो गया, तो अभी भी तो सिर्फ यही दो पोल काम करेंगे ना। सो पोल का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, पोल का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा। एक नई क्वांटिटी होती है जिसको आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसकी डिटेल नहीं बताता हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप एक चीज समझे कि एक क्वांटिटी चेंज होती है, डाइपोल स्ट्रेंथ। सो डाइपोल मोमेंट, सर यानी दोनों पोल की डाइपोल मोमेंट चेंजेस, डाइपोल मोमेंट यार आपने केमिस्ट्री में सुना है, डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल आयन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सुने हैं। सपोज H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सो ये दोनों के बीच में चार्जेस की वजह से एक डाइपोल बनता है, इनका एक डाइपोल बनता है, फिर नेट डाइपोल आता है, ठीक है, तो वो डाइपोल मोमेंट है। सो वो बेसिकली एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितनी कितनी डिस्टेंसेस है, चार्ज पे डिपेंड करता है बट लेंथ पे डिपेंड करता है। सो डाइपोल मोमेंट क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज ये पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है, बिकॉज ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। सो बेसिकली हम क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज करेंगे तो पोल का पावर तो वही रहेगा बट उसकी डाइपोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। अभी हमें इस टेक्निकलिटी में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू सी अभी ये बिल्कुल पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का, बिल्कुल भी, ठीक है। सो अभी हमें इस पे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें सिंपल सा अभी मैंने एक सिनेरियो समझा दिया है कि कैसे ये क्लियर हुआ कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कट करके चेक किया मैग्नेट अभी भी प्रॉपर अट्रैक्ट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन थी, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। बस अपने नॉलेज के लिए आप ये रख सकते हो कि पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट डाइपोल मोमेंट चेंजेस, ठीक है,
इवन अगर याद नहीं भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिस्कशन सीधा क्लास 12th में होता है। तो क्लास 12th में हम ये चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी फॉर्मूला वगैरह याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं काम की बात पे कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे भी कट करोगे नॉर्थ साउथ ही बनेंगे, ओनली साउथ और ओनली नॉर्थ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? जैसे चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रह सकते हैं ना, मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग नहीं रह सकते। ओके ओके, तो चले यार आज के लिए या पूछे। सर एक मैग्नेट को एंगल पे कट किया तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा? चेंज आएंगे। मैग्नेट को अगर एंगल पे कट किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। सपोज एंगल पे रखा सो ये पूरा नॉर्थ बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, चेंजेस किस तरीके से आएंगे देखें। ये सेम है, ये फिक्स है कि पोल स्ट्रेंथ इतनी ये ही रहेगी, ठीक है, बट जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है वो उतनी ही निकलेगी और यहाँ पर एंड होगी। ठीक, तो जरा फील करिएगा कि अभी इस लेंथ में इतनी सारी लाइंस हैं, समझ पा रहे हो। नंबर ऑफ लाइंस तो फिक्स रहेंगी क्योंकि सबको स्टार्ट होना है और यहाँ पे एंड वापस से होना है। तो अभी यहाँ पर इस लेंथ में इतनी सारी हैं, सो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या चीज कम हो जाएगी, बी कम हो जाएगी, यहाँ पर बी ज्यादा रहेगा। समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी लेंथ में सपोज यहाँ से 50 लाइंस है, सो यहाँ पर इंटर भी तो 50 होंगी ना। सो यहाँ पर इतनी लेंथ में 50 है और यहाँ पर इतनी लेंथ में 50 है। समझ गए? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेट को आप ऐसे कट कर दिए तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि सोचो यहाँ पे 50 लाइंस आ रही थी और आपने ऐसे कट कर दिया तो अभी कितनी आएंगी, सिर्फ 25। तो मतलब पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ऐसा वर्टिकल कट करोगे तो नहीं कम होगी। ठीक है, चाहिए तो ये लिख दूं क्या? ठीक है, इफ वी कट लाइक दिस, तो इसका मतलब ये है ये नॉर्थ साउथ तो मेंटेन रहेंगे, नॉर्थ साउथ विल बी देयर, बट पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, पोल स्ट्रेंथ लेस। पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। चलिए ठीक है यार, हमने मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। जो भी बेसिक समय चाहिए था मैग्नेट का वो हमने सारा कुछ कर लिया हुआ है। नेक्स्ट उससे हम डायरेक्टली बी फाइंड करेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बी निकाल सकते हैं डिफरेंट। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखना है, मतलब इस बार मैग्नेट की वजह से भी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। इसका फॉर्मूला हम नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ किसके फॉर्मूले सीखने वाले हैं, करंट वाले। समझ आ रहा है? ये डायरेक्टली जाकर हम 12th में ही सीखेंगे कि ये मैग्नेट रखा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमें नहीं सीखना, हमें किसका सीखना है, वायर एंड करंट का सीखना है। ओके यस चले यार, आज का लेक्चर फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके एवरीवन, ओके बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।